नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है द विसल ब्लोअर। आई तो बहुत पहले थी बट इसको ख़त्म करते करते ना बहुत टाइम हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में आती गई और ये लगभग 10 घंटे की वेब सीरीज़ है। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है द विसल ब्लोअर्स। इसी के बारे में आपसे बात करूँगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूँगा, मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी ये बताऊँगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है द विसल ब्लोअर्स। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है ऋत्विक भौमिक। अब ऋत्विक भौमिक को अगर आप शायद नाम से ना जानते होंगे, बट इनकी एक बहुत प्रचलित वेब सीरीज आई थी, मैंने देखी थी। भले मैंने रिव्यू नहीं किया हो, शायद उस समय मैं कुछ काम में हो या कुछ तो भी मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैंने वो रिव्यू नहीं किया था। बंदिश और बैंडिट, ये इन्होंने वेब सीरीज कर रखी है। अभी नाम बनाने की कोशिश में है ऋत्विक, पर आई एम श्योर ये बहुत आगे जाने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है सेल्फ मेड स्टार रवि किशन। अब रवि किशन को कोई पहचान की मोहताज नहीं है। वो याद है ना थाली में छेद वाला सिस्टम, रवि किशन ने किस तरीके से जवाब दिया था। तो रवि किशन को फिर भी हम लोग जानते हैं तेरे नाम जैसी मूवी से। तेरे नाम मूवी मतलब सलमान खान की कमबैक मूवी थी, और उस मूवी से सलमान खान की एक्टिंग के लोग कायल हो गए थे। सिर्फ वही मूवी मेरे को लगी कि उसमें सलमान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। शायद रियल लाइफ से कई इंस्पायर्ड थी, इसलिए एक्टिंग उतनी रियल लग गई हमको। इसके अलावा रवि किशन ने और एक मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है आन, मैन एट वर्क। कितने बड़े बड़े स्टार्स थे यार उस मूवी में। मतलब रवि किशन थे, अक्षय कुमार थे, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील शेट्टी, परेश रावल, मतलब भरमार थी। इसीलिए वो मूवी इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना। इरफान खान साहब को तो कौन भूल सकता है यार। उनके जो भी अभिनय है ना, वो आज भी दिलो दिमाग पर उसी तरीके से हमला करते हुए रहते। अभी तो उनका बेटा भी आने वाला है, बाबिल इंडस्ट्री में आ रहा है एक वेब सीरीज के साथ में। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी प्लॉट की। द विसल ब्लोअर्स का प्लॉट है क्या? शुरुआत होती है 3 पीढ़ियों से। दादा, दादा का बेटा और बेटे का बेटा, मतलब बाप। अब ये 3 पीढ़ियों में से तीनों लोग डॉक्टर रहते हैं। दादा एक बहुत बड़े डॉक्टर रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं, मतलब होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे लोगों की वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनका ऑपरेशंस करते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दादा निभा चुके रहते हैं, अब रिटायर हुए रहते हैं। उसके बाद में आते हैं पिताजी। अब पिताजी खुद का हॉस्पिटल शुरू करते हैं। उस हॉस्पिटल में सब चीज़ें अच्छे से करते हैं। हॉस्पिटल का नाम रहता है द रिलायबल। अब रिलायबल हॉस्पिटल को शुरू करते हैं, वहाँ पे उनके बेटे को भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब 3rd जनरेशन उनका बेटा, वो थोड़ा सा मनमौजी रहता है कि भाई ये सब जो एथिक्स है ना, मतलब डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर ये करता है, डॉक्टर वो करता है, हमको हमारे प्रोफेशन के साथ में लॉयल रहना चाहिए, ये सब उस बेटे को समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि भाई जहाँ पे अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रैक कर लो। और वहीं पे होता है रवि किशन। रवि किशन एक गोरख धंधा चलाए रहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फर्जी पीएमटी, मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट होती है ना डॉक्टर बनने के लिए, पीएमटी, तो उस टेस्ट में फेक प्रॉक्सीज बिठा बिठा के रवि किशन लोगों से मोटा रकम लेते हैं, बड़ी पैसे लेते हैं। बहुत सारे पैसे लेकर उन लोगों को, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाते हैं जो डिजर्व नहीं करते। जो लोग HSC SSC में भी पास नहीं हुए, उन लोगों को रवि किशन किसी तरीके से डॉक्टर बना देते हैं। अब उसी के चंगुल में, रवि किशन के ही चंगुल में ऋत्विक भौमिक फंस जाता है, जो कि बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा रहता है और खुद भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर रहता है। तो ऋत्विक भौमिक को लगता है यार ये चीज़ अच्छी है, इसमें किक है, अपन किसी के लिए प्रॉक्सी बनकर जाए, अपन किसी का पेपर लिख के दे, अपन कुछ अच्छा करे, अपने को पैसे भी मिल रहे हैं। तो उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ घर में कमी है नहीं, बट पापा से मांगना नहीं है पैसे, अपन खुद के कमाएंगे। तो वो इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं पैसे कमाने के। धीरे धीरे ऋत्विक को समझ में आता है कि यार नहीं, अपन कुछ तो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर को डॉक्टर की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही, वो लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करेगा। कोई गलत इंजेक्शन दे रहा है, उसके कारण किसी की मौत हो जा रही है, कोई CPR देते देते रिब्स तोड़ दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। और ये सिर्फ डॉक्टर के प्रोफेशन में नहीं हो रहा है, ये पुलिस भर्ती में भी हो रहा है। जो लोग फिट नहीं है उनको पुलिस वाले बना दिया जा रहा है, पैसे ले लेकर उनको प्रमोशन की जा रही है। आज भी ऐसा हो रहा है हर जगह पे।
तो उस सब गोरख धंधे में शामिल होते हैं रवि किशन और उनके साथ जुड़ जाता है ऋत्विक भौमिक। इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक, द रिलायबल हॉस्पिटल का मालिक, आने वाला मालिक समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो उसके पापा मालिक है, आने वाले समय का मालिक वो रवि किशन से जुड़ जाता है। और उसके बाद में किस तरीके से ये गोरख धंधा और बड़ा हो जाता है, पीएमटी में कितने सारे प्रॉक्सीज बिठाए जाते हैं, पीएमटी में कितने सारे धांधली होती है, कितने सारे पेपर लीक होते हैं, किस तरीके से इन सब चीज़ों होती है। और रवि किशन फाइनली एक अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं कि भाई अपने हाथ में अब एक बहुत बड़ा प्यादा आ चुका है जिसको अपन जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। पर ये सब स्मूथली चलता रहता है ना, तब एक ही दिन हाल ही में ये हो जाता है कि ऋत्विक भौमिक के जो पिताजी है उनका हो जाता है देहांत। सचिन खेडेकर रोल कर रहे उनका देहांत हो जाता है। वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं या फिर एलिजेट सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है ऋत्विक भौमिक पे। ऋत्विक भौमिक जो आज तक ज़्यादा भरोसेमंद नहीं थे, मतलब ज़्यादा अपने परिवार को लेकर साथ नहीं चलने वाले लोग थे, पर जैसे ही पापा की डेथ हो जाती है वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद में वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पिताजी कभी सुसाइड नहीं कर सकते, कोई तो भी इनको मारने वाला है, किसी ने तो भी इनका खून किया है। तो ये सब चीज़ों में ऋत्विक भौमिक उन लोगों से उलझ बैठते हैं जिन लोगों के लिए ऋत्विक भौमिक पहले काम कर रहे होते हैं। अब किस तरीके से ऋत्विक इन सब लोगों से अकेले भिड़ जाएंगे, और अगर नहीं तो कौन कौन ऋत्विक का साथ देंगे, और अगर ये भी नहीं तो कहीं ऋत्विक ही तो अपने टीम के साथ में दगाबाजी कर कर रवि किशन का साथ नहीं दे रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो एक बड़े डॉक्टर अपना आत्महत्या में अपनी जान गंवा देता है और उसका इल्ज़ाम अभी तक किसी ने लिया नहीं रहता है, क्योंकि एलिजेट आत्महत्या होती है ये। अब ऋत्विक उसके बाद में बहुत ही समझदार बन जाते हैं, अपने पापा के कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर उस राह में उनको कई सारे लोगों से टकराना पड़ता है। उनको ऐसे ऐसे लोगों से टकराना पड़ता है जिन लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर इन सब गोरख धंधों में शामिल थे। अब किस तरीके से पुलिस भी इनके खिलाफ है, इसके अलावा प्रेस भी इनके खिलाफ है, इसके अलावा डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी भी इनके खिलाफ। तो ऋत्विक अकेले के दम पर किस तरीके से इन सब गोरख धंधों से निपटेंगे, किस तरीके से खुद को बचाएंगे, किस तरीके से अपने परिवार को बचाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएंगे। और अगर बचा भी नहीं पाए तो क्या रवि किशन ऋत्विक को मार देंगे, और अगर रवि किशन नहीं मार पाए तो क्या ऋत्विक किसी को मार देगा, या फिर ऋत्विक रवि किशन से मिलकर अपने ही ग्रुप वालों की हत्या करेगा। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये देखो स्टोरी की बात बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं जानता हूँ, बट आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? मैं अभी भी बोल रहा हूँ यार, रवि किशन, सचिन खेडेकर, ऋत्विक भौमिक, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है इनकी। इनफैक्ट ऋत्विक भौमिक को तो मैं बंदिश और बैंडिट्स के टाइम से, जब नसरुद्दीन शाह ने उसमें काम किया था, एक गायक का रोल निभाया था ना, मेरे को उस समय भी इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्टिंग के लिए तो बिल्कुल ये ज़रूर देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। ये तो अगर एक्टिंग की बात आप बात कर लेते हैं, इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? ठीक ठाक सी स्टोरी है, बहुत लेंदी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 घंटे तक आपको वो स्टोरी देखनी पड़ेगी और तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। बीच का पार्ट बहुत स्लो है, बट उसके अलावा जो स्टार्टिंग है, जो एंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई है। सिर्फ बीच के पार्ट में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज़बरदस्ती स्टोरी को खींचने की कोशिश की गई है, पर शायद ऐसा लगता है ना कि अगर वो खींचा नहीं रहता तो किस तरीके से इतनी बड़ी स्टोरी को इन्होंने बैलेंस किया रहता। तो मेरे हिसाब से वो भी तय है, वो भी सही है। स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा अपसेट भी नहीं हूँ। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि कोई स्टोरी है जो मैं पूरी देखकर मेरे को मज़ा आने वाला है। तो स्टोरी मुझे अच्छी लगी है, आप देख ज़रूर सकते हैं, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अगर आपकी इच्छा है तो ही देखिएगा, नहीं है तो आप मत देखिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा
जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।